हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मौर्य वंश का प्रथम शासक था। ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी था चंद्रगुप्त मौर्य। इससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न मत हैं विद्वानों के, उनका अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उसकी विजयों का और उसकी उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के समान उसका जो प्रारंभिक जीवन है वो भी बड़ा अंधकारपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो पिता था वो मयूर पोषकों के जो सरदार था, मयूर पोषकों का, उस सरदार की पुत्री का पुत्र था। यानी हमने देखा था गणराज्यों वाले अध्याय में कि भारत में जो 10 गणराज्य थे उसमें पिपली वन के जो मौर्य थे वो भी एक गणराज्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्हीं पिपली वन के जो मौर्य थे वहीं उसका जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का उन्हीं से संबंधित था। तो चंद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि वो मयूर पोषकों का जो सरदार था उसकी पुत्री का पुत्र था, और इसी के कारण जो है मयूरों पोषकों से संबंधित होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य कहलाया। इसके बारे में बताया जाता है चंद्रगुप्त के बारे में कि जब वो गर्भ में था, गर्भ में अपनी माँ के, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ अपने भाइयों के पास में पाटलिपुत्र में रहने के लिए आ गई थी। यहीं चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। यहाँ से उसे एक गोपालक ने खरीद लिया और फिर गोपालक से उसे एक शिकारी ने खरीद लिया। शिकारी ने ही चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण किया था। और एक दिन जब वो चंद्रगुप्त मौर्य राजकिलम का खेल खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ में, अपने बराबर के जो बच्चे थे उनके साथ में, तभी चाणक्य जो था, उस समय का महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ जो था चाणक्य, वो वहां से गुजरा। उसने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को पहचान लिया और उसने शिकारी को 1000 कार्षापण देकर उसको खरीद लिया। चाणक्य ने तक्षशिला लाकर चंद्रगुप्त मौर्य को विविध कलाओं में पारंगत किया और यही तक्षशिला में ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर से मिला था। हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में। चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया वो 2 कार्य थे। पहला था यूनानियों के विदेशी शासन से भारत को मुक्त कराना, दूसरा नंदों के घृणित और अत्याचारपूर्ण जो शासन था उसका अंत करना। इतिहासकारों में इस विषय पर विवाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले कौन सा काम किया। पहले उसने यूनानियों के शासन का अंत किया पश्चिमोत्तर भारत से, या फिर उसने जो है नंदों के घृणित शासन का अंत किया। बौद्ध और यूनानी साक्ष्यों से तो हमें यही पता चलता है कि सबसे पहले उसने सिंध और पंजाब से जो है यूनानियों को भगाया और उसके बाद फिर उसने भारत से नंदों के शासन का अंत किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद पंजाब व सिंध से चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी अधिकारियों की हत्या कर उन पर अधिकार कर लिया, पंजाब और सिंध पर। और इसके बाद उसने जो है नंदों के विरुद्ध अभियान किया। नंदों के विरुद्ध अभियान जो उसने किया था उसमें उसकी शुरुआती गलती हुई थी। उसने जो है नंदों का जो केंद्रीय भाग था साम्राज्य का, उस पर आक्रमण किया था, जिसमें उसे सफलता हाथ नहीं लगी, उसको असफलता मिली। सर्वप्रथम जो है उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर के जो नंद साम्राज्य था उसके केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया, लेकिन वहां से असफल होने पर फिर उसने सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण किया और इसमें उसे सफलता मिली। और फिर इसके बाद में उसने केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया। अब हम बात करेंगे सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध 305 ईस्वी में। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जो पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी है वो सेल्यूकस को बनाया गया। वो अपने सम्राट द्वारा जीते गए जो भारतीय प्रदेश थे उनको फिर से यूनानी सत्ता में लाना चाहता था, और इसके लिए उसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और वो सिंध तक आ पहुंचा। लेकिन इस समय का जो भारत था वो सिकंदर कालीन भारत से बिल्कुल अलग था। सिकंदर के समय में छोटे छोटे सरदार थे, लेकिन इस समय जो है भारत का शासक चंद्रगुप्त मौर्य बन चुका था और उस सेल्यूकस को अब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना था।
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया और बाद में दोनों में एक संधि हो गई, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए और सेल्यूकस ने जो है बदले में अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। साथ ही जो है उसने चंद्रगुप्त मौर्य को हिरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान ये प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपने पड़े सेल्यूकस को। इसके बाद में जो है मेगास्थनीज जो है उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रख दिया सेल्यूकस ने। इसके बाद में जो है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की जो संधि हुई, इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार काफी हो गया था। चंद्रगुप्त के कंधार पर अधिकार की पुष्टि वहां पर अशोक का जो अभिलेख मिला है उससे होती है। चूंकि अशोक व बिंदुसार ने इस भाग की विजय नहीं की थी, इसलिए माना जाता है कि इस क्षेत्र पर जो विजय है पश्चिम उत्तर भारत पर वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई थी। हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम भारत की विजय के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम भारत की जो विजय है उसके उसके बारे में जो है हमें शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, जो कि 150 ईस्वी का है। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का जो प्रदेश है वो अपने अधिकार में कर लिया था। और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर पुष्यगुप्त नामक एक अपने राज्यपाल को यहाँ का गवर्नर बनाया था और इसी ने जो है पुष्यगुप्त ने ही सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के जो पौत्र है अशोक, उसका अभिलेख मिला है। चूंकि अशोक अपने अभिलेख में इस प्रदेश को, सोपारा का जो प्रदेश है, उसको जीतने का दावा नहीं करता, इसलिए ये माना जाता है कि ये जो प्रदेश है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जीता गया था। हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की जो विजय है उसके बारे में हमें अशोक के अभिलेखों, जैन और तमिल स्रोतों से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय की दक्षिण भारत में कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों से अशोक के अभिलेख मिले हैं, जैसे सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर, पहाड़ी, गोवी मठ, पालकी गुंडू और मास्की, इन स्थानों से हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक स्वयं अपने अभिलेखों में अपने साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र राज्यों के होने का विवरण देता है। अपने 13वें शिलालेख में अशोक जो है बताता है कि उसने दक्षिण में केवल कलिंग की ही विजय की थी। इसके बाद उसने युद्ध कार्य हमेशा के लिए छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में उत्तरी कर्नाटक जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार था उसका श्रेय हम अशोक को दे सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को दे सकते हैं, क्योंकि बिंदुसार ने कोई भी विजय नहीं की थी और अशोक ने कलिंग विजय के अलावा और कोई विजय नहीं की थी। तो इस क्षेत्र की जो विजय का श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के संबंध में जैन व तमिल स्रोतों से भी जानकारी मिलती है। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन साधु भद्रबाहु के साथ में दक्षिण चला गया था, श्रवण बेलगोला, और वहीं पर उसने जो है तप के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। यह बात महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त तपस्या के लिए उसी जगह पर गया होगा जो स्थान उसके अधिकार में था, उसके साम्राज्य में था। दूसरे शब्दों में ये जो है तपस्या का स्थान मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मान सकते हैं। तमिल परंपरा से ज्ञात होता है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत में स्थित मौर्य के राजा पर आक्रमण किया था तथा बड़नगर व केसर की जो 2 मित्र जातियां थी उन्होंने जो है मौर्यों का साथ दिया था। तमिल लेखक मगध के मौर्यों का जो विवरण दे रहे हैं वो नंदों के उत्तराधिकारी थे, यानी मौर्य जो है वो नंदों के उत्तराधिकारी थे। अतः दक्षिण भारत की विजय का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जा सकता है। हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर
दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य मगध से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र और सौपारा तक विस्तृत था। हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा बन गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराकर भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया, यानी हिंदुकुश पर्वत तक जो है अपने साम्राज्य को फैलाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उस सीमा को जो है प्राप्त करने के लिए मौर्यों के बाद में जो मुगल थे और मुगलों के बाद में अंग्रेज आए थे, उनको भी ये हिंदुकुश की जो सीमा है वो प्राप्त नहीं हुई थी। हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंत के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था, साथ ही वो एक कुशल प्रशासक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा। उससे निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी कोशिश भी की, लेकिन उसे जो है सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और वो जैन साधु भद्रभाहु के साथ में दक्षिण भारत में आ गया, श्रवण बेलगोला में, और वहां पर उसने तपस्या के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया, उपवास के द्वारा। और ये जो पद्धति है वो जैन धर्म में संलेखना के नाम से जानी जाती है। हमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जैन धर्म स्वीकार करने की बात तो सही लगती है, लेकिन जैन लेखकों का ये विचार कि मगध में अकाल पड़ा था, ये बात हमें सही नहीं लगती, क्योंकि जो है मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसने भी हमें अकाल का कोई विवरण नहीं दिया है। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के तिथि क्रम के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक जो है मगध साम्राज्य की गद्दी पर आसीन रहा। ये जो है हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का काल निर्धारित कर सकते हैं 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व में। चूंकि सिकंदर की बेबीलोन में जो मृत्यु है वो 323 ईसा पूर्व में हुई थी, तथा बेबीलोन में जब उसकी मृत्यु के बाद में उसके साम्राज्य का बंटवारा हुआ सिकंदर के का साम्राज्य का, इसमें काबुल को यूनानी साम्राज्य का सबसे पूर्वी प्रदेश माना गया। अर्थात 321 ईसा पूर्व में पंजाब व सिंध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो चुका था, और उसके राज्यारोहण की जो तिथि है चंद्रगुप्त मौर्य के, वो हम 322 ईसा पूर्व व उसकी मृत्यु को हम 298 ईसा पूर्व में रख सकते हैं।